आज तीसरा वीडियो है। पिछले 2 वीडियो आ चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य प्रशासन। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के द्वारा ही हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो प्रशासन में सबसे मुख्य व्यक्ति था राजा। राजा सभी प्रकार से स्वतंत्र था, परंतु निरंकुश नहीं था, क्योंकि राजा पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। यहाँ तक कहा गया है कि किसी अपराध के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जो दंड मिलेगा, राजा को उसी अपराध के लिए 100 गुना ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो उसका मतलब ये है कि राजा किसी भी प्रकार से निरंकुश बिल्कुल भी नहीं था। कौटिल्य ने अपने पुस्तक में एक राज्य के 7 अंग बताए हैं। पहला राजा, दूसरा अमात्य मीन्स मंत्री वगैरह, तीसरा है कोष, कोष मतलब धन संपदा, सेना, अश्व सेना, पैदल सेना, रथ सेना इत्यादि, और दुर्ग मतलब किला, और मित्र मतलब दोस्त, और लास्ट है जनपद। इस नोट्स में भूलवश टाइपिंग के कारण यहाँ दीपक लिखा गया है, इसको आप जनपद कर लीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है उपधा परीक्षा। उपधा परीक्षा क्या है कि राजा को अपने कार्यों में सहायता के लिए मंत्री वगैरह चाहिए होते थे। तो मंत्री वगैरह को नियुक्ति देने के लिए पहले उनकी जांच की जाती थी। तो उस ज़माने में एग्ज़ाम वगैरह थे नहीं, तो उनके नैतिक चरित्र की जांच की जाती कि वो व्यक्ति कहीं बिकाऊ तो नहीं है। तो उनकी जांच आदि को बोला गया है उपधा परीक्षा। नेक्स्ट टॉपिक है तीर्थ। तीर्थ क्या है? अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के विभाग थे, उन्हीं विभागों को तीर्थ कहा गया है। इनकी संख्या कितनी थी? 18। मतलब अलग अलग विभाग थे, 18 प्रकार के विभाग थे, उनको तीर्थ कहा गया है। और प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को क्या बोला गया है? महामात्र। महामात्र शब्द आप पहले भी सुन चुके हो धर्म महामात्र में। नेक्स्ट है समाहर्ता। ये भी एक अधिकारी होता है। समाहर्ता भी एक अधिकारी का वर्ड है। इसका काम क्या था कि राज्य के लिए टैक्स को इकट्ठा करना, वे राज्य के लिए बजट को तैयार करना। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को 5 भागों में अथवा आप बोल सकते हो 5 राज्यों में बांटा गया था। पहला है उत्तरापथ, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा है कलिंग, कलिंग की राजधानी थी तोसाली। एक बात ध्यान रखिएगा, महाजनपद काल में तक्षशिला थी, वो गंधार की राजधानी थी, परंतु मौर्य साम्राज्य में इसे उत्तरापथ की राजधानी बताया गया है। कलिंग की थी राजधानी तोसाली। कलिंग वो स्थान है जिसको पाने के लिए अशोक ने युद्ध किया था, और युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना ही त्याग दिया। फिर दक्षिणापथ, यहाँ की थी राजधानी सुवर्णगिरी। फिर अवंती, अवंती की थी राजधानी उज्जैन। अवंती को आप पहले भी पढ़ चुके हो महाजनपद में। वहाँ आप देखा था कि अवंती की हमने 2 पढ़ी थी राजधानी, उज्जैन और महिष्मती, क्योंकि उस महाजनपद में अवंती को 2 भाग में बांटा गया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। नंबर 5 है मध्य देश। ये मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य देश है। इसकी थी राजधानी पाटलिपुत्र। अब ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य 5 भागों में बंटा हुआ था, तो प्रत्येक भाग में राजा स्वयं तो जा नहीं सकता था, इसलिए प्रत्येक भाग में राज करने के लिए या वहाँ की शासन व्यवस्था को संभालने के लिए राजा का पुत्र या राजा का संबंधी वहाँ पर राज किया करता था। उन्हें आर्य पुत्र या कुमार कहा गया है। इसके अलावा प्रशासन को और भी बहुत सारे भागों में बांटा गया था। जो राज्य थे या प्रांत थे उनको विषयों में बांटा गया था, और विषयों के अध्यक्ष को विषयपति कहा गया है। जिले का शासन अधिकारी स्थानिक था, और सबसे छोटा अधिकारी था गोप।
गोप क्या था, सबसे छोटा था अधिकारी। एक गोप के अंडर 10 गांव आया करते थे, मतलब 10 गांवों के सभी कार्यों को ये गोप ही संभाला करता था। और इसके अलावा हम देखें, एक अधिकारी था प्रदेश ट्री, इसमें लिखा नहीं मैंने, आप नोट कर लेना। प्रदेश ट्री, प्रदेश ट्री क्या है? प्रदेश ट्री है जो स्थानिक वही है जिलेवाड़ा, गोप और ग्राम अधिकारी, इन सभी के कार्यों की जांच किया करता था। नेक्स्ट है नगरीय शासन। नगर के शासन को चलाने के लिए 6 प्रकार की समितियां बनाई गई थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्यों की एक टीम हुआ करती थी, अर्थात 30 सदस्यों के द्वारा ही नगर के पूरे शासन का संचालन किया जाता था। इनका मुख्य रूप से काम क्या था? जो भी उद्योग वगैरह है उनकी देख रेख करना, उनकी जांच करना, अगर राज्य में कोई बाहर से कोई विदेशी आया है उसकी जांच करना, राज्य में कितने जन्मे हैं कितने मरे हैं उनका रिकॉर्ड रखना, व्यापार का रिकॉर्ड रखना, और जो सामान बिका है उसका बिक्री कर वसूल करना उनका मुख्य कार्य हुआ करता था। ध्यान रखना भाई कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है और जो मैथ्स उसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। और आप जानते हो मैगस्थनीज और कौटिल्य दोनों के दोनों चंद्रगुप्त के समय ही थे। सेना को 5 भाग में बांटा गया था। पैदल सेना अर्थात जो सिपाही पैदल चला करते थे, अश्व सेना जिनके पास घोड़े वगैरह हुआ करते थे, हाथियों वाली सेना, रथ आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो आप रामायण महाभारत देख लीजिए, आपको रथ भी देखने को मिल जाएगा। नौसेना, ये सेना पानी में अथवा जहाज वाली सेना थी। अब है अगला टॉपिक अंतपाल। अंतपाल क्या है? ये एक अधिकारी था जिसके पास सेना का प्रबंध करने और सीमांत क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने का काम हुआ करता था। एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडिका में मैक्स ने यहाँ तक लिखा है कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल थे, 50,000 अश्व थे, 9,000 हाथी और 800 रथ थे, मतलब बहुत बड़ी सेना का जिक्र किया गया है मैक्स की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट है न्याय। सम्राट, यहाँ भी भूलवश गलत हुआ है, आपसे कर लेना। सम्राट सबसे बड़ा न्याय करने वाला अधिकारी था। न्याय, सॉरी यहाँ अन्याय छप गया, आपसे कर लेना। न्याय करने वाला अधिकारी था जो मुख्य रूप से अगर लास्ट कोई फैसला, जैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है वैसे उस समय हुआ करता था राजा। अगर आपको किसी कोर्ट से न्याय नहीं मिला है और आप लगता है अब न्याय आपको राजा ही दे सकता है, तब अंतिम अपील राजा के पास हुआ करती थी। ठीक जैसे आजकल अंतिम अपील कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है, ध्यान रखना। हाँ, इसके अलावा 2 प्रकार के मुख्य न्यायालय थे, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। धर्मस्थलीय जहाँ दीवानी मामले, अब आपको मन हो रहा होगा दीवानी मामले क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, गलत बोलना, गाली गलौज, किसी बेइज्जती करना, मारपीट हल्की फुल्की सी, उसे ही दीवानी मामले कहा गया है। और इन मामलों को वाक पौरुष्य और दंड पारुष्य भी कहा गया है। अब कंटक शोधन क्या है? अब कंटक क्या है? यहाँ हत्या, मर्डर आदि के मामले आया करते थे। तो ध्यान रखना, इसके अलावा एक न्यायाधीश को नियुक्ति देने से पहले उसके चरित्र की, उसके धर्म की, व्यवहार की जांच की जाती थी। मतलब ऐसे नहीं किसी को भी न्यायाधीश बना दिया, उसकी पूरी संपूर्ण जांच होने के पश्चात ही उसको न्यायाधीश का पद मिला करता था। अब बात करते हैं मौर्यकालीन समाज की। तो समाज की जानकारी हमें मिलती है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से। ध्यान पड़ता है उस जमाने में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था हुई क्षेत्रीय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। फिर बता रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं होती थी, कर्म से हुआ करती थी। मतलब जो आदमी जिस प्रकार का कार्य करेगा वो उसी वर्ण का हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य जातियाँ भी थी जो अलग अलग प्रकार के कार्यों को किया करती थी। इसके अलावा स्त्रियों की हालत कुछ ठीक थी, उन्हें पुनर्विवाह करने की अनुमति भी प्राप्त थी।
इस तरह हमने मौर्य प्रशासन को पूरा पढ़ लिया है। आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था कि अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहदत्त। उनकी हत्या की थी उसके सेनापति पुष्यमित्र ने। तो यहाँ आप पढ़ेंगे शुंग वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन होगा? पुष्यमित्र शुंग, 185 ईसा पूर्व में। तो इसने मगध पर अधिकार कर लिया और इसने लंबे समय तक राज किया और इसने अपने राज कार्य में अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अश्वमेध यज्ञ भी आप रामायण में देख सकते हो कि जब यज्ञ होने के पश्चात एक अश्व या घोड़े को छोड़ दिया जाता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ कहा करते थे। जहाँ तक वो घोड़ा जाएगा उतना इलाका यज्ञ करवाने वाले राजा के अधीन हो जाता था। हाँ, अब देखो आप नाम सुनो पतंजलि। पतंजलि महान योगाचार्य थे। तो पुष्यमित्र के जितने भी यज्ञ हुए हैं अश्वमेध वाले, ये यज्ञ पतंजलि के द्वारा ही करवाए गए थे। मतलब ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध सम्राट हुआ था अपने टाइम में और इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में कोई प्रमुख राजा हुए नहीं, तो ये वंश क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्ति की ओर चला गया। अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत आदि आए और अंतिम था देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने की? उसी के मंत्री वासुदेव ने। जिस प्रकार से शुंग वंश की स्थापना हुई थी उसी प्रकार से शुंग वंश का एंड भी उसी तरीके से हो गया। तो ये थे आज के टॉपिक, मौर्यकालीन प्रशासन और शुंग वंश। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पिछली दोनों वीडियो से आज में कुछ सुधार हुआ है और भी सुधार करूँगा, पर आप प्लीज़ आप वीडियो देखें ज़रूर, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में इतने अच्छे व्यू नहीं आए हैं, ना लाइक आए हैं, तो मेरा वीडियो में मन नहीं करता। तो ज़रूर आप व्यू कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं कल वाले टॉपिक से। तो प्रश्न नंबर 1 है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? प्रश्न नंबर 2, अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 3, इंडिका पुस्तक के राइटर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4, फिलोडेल्फस और एंटियोकस नामक राजाओं का संबंध कौन से मौर्य शासक के साथ है? क्वेश्चन नंबर 4, दिव्यावदान क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म कौन से मौर्य शासक के द्वारा जैन धर्म को ग्रहण कर लिया गया? क्वेश्चन नंबर 7, अशोक नाम कौन से अभिलेख में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के द्वारा बाराबर की पहाड़ियों को काट कर कितनी गुफाएं बनाएगी, उनके नाम भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, धम्म क्या है, परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, धम्म यात्रा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, अनुसंधान क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, धम्म महामात्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? क्वेश्चन नंबर 17, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के अधिकांश लेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया? और क्वेश्चन नंबर 20 और आज का फाइनल क्वेश्चन, धम्म महामात्रों के प्रमुख कार्य क्या थे? तो आई होप आपको ये आज वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है तो उस कमी को लिखिए, तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है। और मेरी तरफ से जब ये पहला पार्ट पूरा हो जाएगा तो पूरे के पूरे पार्ट को मैं वाइट बोर्ड पर समझाऊंगा, तो आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। एक बार ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके ओनली नोट्स के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएं बढ़िया। और जब आपके पास नोट्स तैयार बढ़िया होंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखें, ऐसा नहीं हो कि आप देखें ना। आप ये आप कर सकते हैं कि आप वीडियो पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं। तो इतने आज तक, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।